हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और हम डिस्कस कर रहे थे सीटा 2024 लेटेस्ट पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग इससे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। जो अधिगम है, ठीक है, उसके सार्वभौमिक अभिकल्प में इनमें से क्या शामिल नहीं है? Tapping into all learners' interest and offering challenges accordingly. Practicing forms of labeling and categorization of learners. यानी कि सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और उसके बाद चुनौतियां पेश करना, या फिर शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, या गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वेज ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, या फिर प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर ऑल्टरनेटिव फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट द लर्नर नोस। तो इनमें से यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्या नहीं इन्वॉल्व करता? नोट को ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस करके आपसे बताया है कि जहां पर भी लेबलिंग की बात हो, वर्गीकरण हो, जहां पर बांटने की बात हो रही हो किसी कारणवश स्टूडेंट्स को, तो वो एकदम आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए लेबलिंग वाला जो लाइन है, वर्ड है, आ जाता है, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये इन्वॉल्व यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में नहीं करता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम लोग CTET 2025 की तैयारी भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है while there exists a possibility of intra group individual differences yet most students with autism options, यानी कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं इंडिविजुअल जिनमें डिफरेंस रहता है, इंट्रा ग्रुप पॉसिबिलिटीज रहती है, वो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें इनमें से क्या पॉसिबल वेज है जो कि उनमें फर्क है? एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूटीन और स्टेप्स, क्या दिनचर्या या चरणों का वो सख्ती से पालन करते हैं? परफॉर्म सुपीरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, क्या उनमें कुछ ऐसी सुपीरियर पावर्स हैं जो कि ऐसा कोई स्किल है जो इमेजिनेटिव प्ले प्रदर्शन करने में उनको हेल्प करता है? एक्वायर एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, यानी कि सामाजिक भावना जो है, पारस्परिक उपलब्धि वो प्राप्त कर सकते हैं उन्नत तरीके से और ज्यादा डेवलप तरीके से, या फिर डेमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इनमें से क्या सही होगा? यानी कि अंतर समूह जो व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना है, वो स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी जो है, यानी जो ऑटिज्म जिनका, जो आजकल बहुत ज्यादा हम स्टूडेंट्स देखते हैं जो ऑटिज्म के शिकार है, तो उनमें से जो स्टूडेंट्स है उनमें ये पॉसिबिलिटीज इनमें से कौन कौन सी हो सकती है? तो सही आंसर आपका क्या? ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं मोस्टली, उनका एक डिसिप्लिन रहता है कि वो अपने जो रूटीन होते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जो उन्होंने रेगुलर करना है वो बिल्कुल कहते हैं कि डिसिप्लिन वे में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूटीन और स्टेप्स। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस उनका बाकी सारे बच्चों से रहता है, जो स्टूडेंट्स है उनसे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं? एक्सपोजिटरी टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कंडीशनड लर्निंग, या फिर रिसेप्टिव लर्निंग। इन चारों का डिटेल में आपको मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको पहले यहाँ पर देखना है, जो स्टूडेंट्स हमारे टिक कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी विधि है जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय कर सकते हैं। क्या वो वर्णात्मक अध्यापन में ऐसा कर सकते हैं, या फिर वो पारस्परिक अध्यापन में ऐसे कर सकते हैं, या अनुकूलित अधिगम हो तो कर सकते हैं, या ग्रहणशील अधिगम होगा तो कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब इन दोनों का रोल बदल जाएगा तो पारस्परिक क्या हो जाएगा? पारस्परिक अध्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये बहुत ही इजी भी है, बट उनके लिए इजी है जिन्हें रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब पता होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं थ्योरी क्लासेस कितने इंपॉर्टेंट है। तो
टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही आपकी थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। Which of the following statement aptly describe the purpose of diagnostic assessment? असेसमेंट में हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट है वो डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, बट ये भी हम आपके साथ एक बार डिटेल में जरूर बताने वाले हैं। बट यहाँ पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में पूछा गया है, यानी नैदानिक जो आंकलन है उसके बारे में पूछा गया है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर अबाउट देयर टीचिंग मेथड, इससे टीचर को पता चलता है कि भाई उनका जो टीचिंग मेथड है वो किस तरह का है, फीडबैक मिलता है उनको। To identify the areas where students may need additional support for or instruction, या उन्हें ये पता चलता है कि कौन सा वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कोई सपोर्ट चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए। टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर्स, तो ये देखो क्रिटिकल असेस एक नेगेटिव वर्ड हो गया, वो डायग्नोस्टिक में नहीं आएगा। To identify the attitude patterns of students and design a career guidance program, career guidance इसमें कहाँ से आ गया, डायग्नोज कर रहे हैं वो, डायग्नोज जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है और उसके बाद मेडिसिन देता है ना, तो यहाँ पर भी डायग्नोज कर रहा है, तो यहाँ पर उन क्षेत्रों की पहचान कर रहा है जहाँ विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता चाहिए या कुछ अलग इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको आंसर मिल रहे होंगे, सही समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं एग्जामिनेशन, उसके क्वेश्चन थोड़े लंबे होते जाएंगे। आप पहले जो सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे होंगे, 4-5 साल पहले के देख रहे होंगे, वहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपका स्टैटिक वाला आता था, टिक वाला मेथड, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया किसी एक में। अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना आसान है, आप आराम से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन है 12-year Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard. ठीक है, because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. ठीक है, यानी 12 साल की अमाना है जो कि डर जाती है हर बार। क्यों डर जाती है कि टीचर उनको बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन को आपको आंसर करना है और सॉल्व करना है। कौन से क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड पर करता है। इसलिए वो जो बच्ची है वो डर जाती है और उसको लगता है कि टीचर उसको डांटेगी और वो एम्बेरेस्ड हो सकती है, यानी कि उसको हो सकता है शर्मिंदगी महसूस हो अपने दोस्तों के सामने। ये एक एजर्शन हो गया। कारण ये है कि व्हेन स्टूडेंट्स फील अनसेफ एंड अनएक्शियस देयर लर्निंग इज एडवर्सली इफेक्टेड। जब बच्चे अनसेफ महसूस करते हैं या चिंता में रहते हैं तो उनकी लर्निंग भी इफेक्ट होती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो एसर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल, नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of these statements would advocate of progressive education agree with? प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील जो शिक्षा है, इनमें से कौन से कथन हैं जिनसे आप सहमत होंगे? Children are born in social, cultural, economic context and this background influence their development. ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। क्या बात? कि बच्चे का जो एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ जिसमें वो पैदा होते हैं, ये पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है ना, कि वो कौन से समाज में पैदा हो रहे हैं। समाज इन द सेंस उनकी सोसाइटी क्या है, उनकी कल्चरल कैसे है, इकोनॉमिक यानी उनको उनकी स्टडी पे खर्चा हुआ है, उनके रहन सहन में अच्छा खान पान मिला है, तो क्या इससे उनकी डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस होगा? बिल्कुल होगा। चिल्ड्रन आर, और हमें क्या करना है, हमें तो इन्फ्लुएंस ही बताना ना, एडवोकेट करना है। चलिए देखते हैं नंबर 2। चिल्ड्रन आर डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड इम्पोर्टेंस बिकॉज what they would become as adults rather than what they are as a children. यानी बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वो क्या है के बजाय वे वयस्क के रूप में क्या बनेंगे ज्यादा महत्व रखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या है के बजाय, ऐसा तो नहीं हो सकता। बचपन की बात हो रही तो फिर वयस्क की बात कहां से है? चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट देम, मतलब चिल्ड्रन जो है वो प्राकृतिक तौर पे अच्छे होते हैं और सोसाइटी उन्हें करप्ट करती है। बट हमें तो यहाँ है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। देखिए जब ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं तो कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी
तो ये तो बहुत साधारण शब्दों में दिया गया है कि नंबर 1 पर जो हमने पढ़ा कि चिल्ड्रन, जो बच्चे जो हैं एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में जहाँ पैदा होते हैं, ये पृष्ठभूमि उनके विकास को बहुत प्रभावित करती है। तो यही स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एग्री करती है। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।